हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू नारायण इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश। माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, पहचान के बीच में क्या डिफरेंस है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, क्या हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, क्या स्ट्रक्चर्स है सभी के। बहुत ही डिटेल आज की इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बीच ध्यान से देखने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो के तक बने रहें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दिए जाएंगे जिनका निचोड़ आपको मिलेगा, कुछ कंक्लूजन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके बहुत ही काम आने वाले हैं फ्रेंड्स। और टेंस को आप इतनी हल्के में मत लीजिए। टेंस मतलब टेबल हुआ। जैसे आप मैथ में किसी भी सवाल को हल करते हैं तो आपको टेबल की आवश्यकता होती है, चाहे डिवाइड हो, मल्टीप्लिकेशन हो, कोई भी हो, ठीक है। तो टेंस आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। टेंस अगर आप कभी भी इंग्लिश सीखेंगे तो टेंस आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो टेंस से होकर गुजरना पड़ेगा, इससे अपना दोस्त बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास लास्ट चांस यही है कि टेंस को समझ लें अच्छे से, नहीं आपको आगे परेशानी होने वाली है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट रिवीजन करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। तो आइए समझते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले पहचान में क्या डिफरेंस है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, इस टेंस के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं ऐसे वर्ड्स लगे रहते हैं, जिसके जरिए आप पहचान सकते हैं कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। दूसरा है, यहाँ पर देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इस टेंस के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में बड़ा आ की मात्रा वाले शब्द या ई, ये या फिर ता, था, ती, थी, ते, थे ऐसे वर्ड्स लगे रहते हैं, जिसके जरिए आप पहचान सकते हैं कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। सेकंड हम समझते हैं कि इसमें वर्तमान काल में काम का होना पाया जाता है, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और इसमें भूतकाल में काम का होना पाया जाता है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है। क्लियर। अब आ जाते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम लोगों ने दोनों सेंटेंस यानी दोनों टेंसों में देखा था और हर टेंस में देखेंगे, ठीक है। टेंस को पढ़ने का तरीका यही, पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखो, फिर नेगेटिव को देखो, फिर इंट्रोगेटिव में दो हो जाते हैं। आपका हो जाता है यस नो टाइप, जिसका हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है, उसके बाद में हो जाता है डब्ल्यूएच टाइप, जिसका क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत होता है, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर समझते हैं, सब्जेक्ट पहले लिखते हैं। सब्जेक्ट कैसे ढूंढना मैंने आपको बताया है कि वर्ब उठाइए, वर्ब को पहले देखिए कहाँ है वर्ब, वर्ब से पूछिए कौन या किसने यह काम किया, आपको मिल जाएगा आंसर में सब्जेक्ट जो आएगा वही आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक है। अगर आपको ऑब्जेक्ट खोजना है, ठीक है, तो किसको, किसे या फिर क्या का प्रश्न करिए तो आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि हम लोगों ने V1 का प्रयोग किसके साथ किया था। V1 का प्रयोग जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम V1 का प्रयोग करेंगे, और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम V5 का प्रयोग करेंगे, ठीक है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म अप्लाई करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में, और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर तो V1 V5 नहीं है भैया, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और V1, ठीक है, या V5 का यूज केवल हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए होता है। आप अपने माइंड में रख लीजिए ये कॉन्सेप्ट, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में केवल V5 का प्रयोग होगा और पूरे 12 टेंस में कहीं पर भी नहीं होगा। यहां पर समझते हैं, सब्जेक्ट चाहे हमारा सिंगुलर हो यानी चाहे हमारा प्लूरल हो, कोई भी हो, ही शी सिंगुलर नेम हो या फिर आई भी डबल नेम हो, जैसे राम एंड श्याम, ठीक है, सभी के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म अप्लाई करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे वह रोज सुबह जल्दी उठता है, तो ता है लगा है, दिस इज अवर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वह रोज सुबह जल्दी उठता है, कौन उठता है, वह हमारा सब्जेक्ट हो गया यानी ही, ठीक है। ही सिंगुलर है इसलिए लगा V5 यानी ही वेक्स अप, ठीक है। ऑब्जेक्ट यानी यहाँ पर वेक्स अप हो गया। अब अर्ली इन द मॉर्निंग, क्लियर। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसका, वह रोज सुबह जल्दी उठता था, तो ता था मिला यहाँ पर, ये हमारा क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट, यानी ही वेक्स अप का क्या हो जाएगा, वोक अप, और अर्ली इन द मॉर्निंग, क्लियर। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। हम बाजार जाते हैं, तो ते है लगा है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी वी, ठीक है, वी हमारा प्लूरल है तो इसके साथ V1 का प्रयोग करेंगे यानी वी गो। और कहीं से कहीं जाने के लिए एक बात याद रखिएगा, ये फला चौराहा है, ये फला चौराहा है,
यहाँ से यानी इस चौराहे से इस चौराहे गए, या फिर ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है, तो यहाँ से यहाँ अगर गए तो बीच में टू लग जाता है सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए। ठीक है, यानी क्या हुआ, हम बाजार जाते हैं ना, लेकिन वी गो टू मार्केट, हम बाजार जाते हैं ना, तो वी हो गया, अब यहाँ पर V1 का प्रयोग किया, यानी वी गो टू मार्केट। क्लियर, हम बाजार जाते थे, तो यहाँ पर देखिए थे लगा हुआ है, यानी वी वेंट टू मार्केट। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का भैया होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब डू किसके साथ प्रयोग करेंगे, डज किसके साथ प्रयोग करेंगे। माय फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब जो है, ठीक है, वो है डू और डज। डज का प्रयोग करते हैं ही सी इट सिंगुलर नेम के साथ, और डू का प्रयोग करते हैं आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा या फिर आई वी यू दे होगा तो हम उसके साथ डू नॉट लगाएंगे, और हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा, ही सी इट नेम होगा, तो हम उसके साथ डज नॉट लगाएंगे। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, पहले यहाँ पर समझ लेते हैं इधर। अब यहाँ पर देखिए इसका नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर हमने इसके हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया, तो यहाँ पर भी तो इसका हेल्पिंग वर्ब लगेगा भैया। ठीक है, तो सब्जेक्ट पहले लेते हैं, फिर डिड नॉट। अब पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है डिड नॉट, तो यहाँ पर डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर V1 लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। क्लियर, अब एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, तो वह मेरे लिए फल नहीं खरीदता है, यानी ही डज नॉट। डज नॉट क्यों लिखा, क्योंकि ही यहाँ पर सिंगुलर है, यानी ही डज नॉट बाय, यानी V1 द फ्रूट्स फॉर मी। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, वह मेरे लिए फल नहीं खरीदता था, यानी ही डिड नॉट बाय द फ्रूट्स फॉर मी। क्लियर, इसी प्रकार देख लेते हैं यस नो टाइप। यस नो टाइप भैया इसका नाम यस नो टाइप क्यों पड़ा, देखिए अभी यहाँ पर अभी आपको पता चल जाएगा। क्या तुम मेरे लिए खाना बनाते हो, आप कह सकते हैं यस। तो भैया यस नो टाइप इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका जो क्वेश्चन होता है ना, आप इसका उत्तर एक वर्ड में दे सकते हो, यस और नो में। अगर आप नहीं बनाते तो नहीं, नो। ठीक है, तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर आप एक वर्ड में यस और नो में दे सकते हैं, दैट इज व्हाई इसका नाम पड़ा यस नो टाइप। अब यस नो टाइप कब आता है, तो जब क्या क्वेश्चन वर्ड आगे लगा रहता है, तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करते हैं, चाहे वो किसी भी टेंस का हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर फ्यूचर कंटीन्यूअस परफेक्ट कंटीन्यूअस तक हो, तभी हर जगह हर टेंस में यही होगा कि अगर क्या क्वेश्चन वर्ड आगे लगा है, तो भी जिस भी टेंस का वो सेंटेंस होगा, उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब से उस सेंटेंस की शुरुआत होगी। अब यहाँ पर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने डू नहीं लिखा है, तो डू भी लिख लीजिए। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम डज का प्रयोग करेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू का प्रयोग करेंगे, फिर V1 लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं डिड। ठीक है, यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल का माजरा ही नहीं है, सभी के साथ हम डिड का प्रयोग करेंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल लेते हैं, क्या वह एक पत्र लिखता है, क्या वह एक पत्र लिखता है, यानी डज ही राइट अ लेटर। यहाँ पर डज इसलिए लगाया हमने क्योंकि ही सिंगुलर है, यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए डज लगाया। ठीक है, क्या वह एक पत्र लिखता है। अब यहाँ पर देखिए, क्या उसने एक पत्र लिखा, यानी डिड ही राइट अ लेटर। क्लियर, अब देख लेते हैं WH टाइप। तो WH टाइप भैया जब कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, ठीक है, तो उसे हम खींच कर आगे ले आते हैं जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आ गया, ठीक है, फिर डिड लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यहाँ पर देखिए WH टाइप क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगा, जिस भी टेंस का सेंटेंस रहेगा उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद रहेगा। अगर आप क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाएंगे ना, तो ये हमारा कंजंक्शन बन जाएगा। ठीक है, कंजंक्शन बन जाएगा तो हमारा सेंटेंस का अर्थ सीधा इधर उधर हो जाएगा। तो इसीलिए क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब जरूर लगनी चाहिए, आप ध्यान रखिएगा। फिर सब्जेक्ट, फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। अध्यापक हमें अंग्रेजी क्यों पढ़ाते हैं, तो क्यों क्वेश्चन वर्ड बीच में है, तो व्हाई। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने गलती से डिड लिख दिया है, तो यहाँ पर डू या डज कर लीजिए, डज हो गया और फिर डू कर लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी अध्यापक हमें अंग्रेजी क्यों पढ़ाते हैं, तो व्हाई डज। ठीक है, द टीचर टीच अस इंग्लिश, व्हाई डज द टीचर टीच अस इंग्लिश। यहाँ पर देखिए अध्यापक ने हमें अंग्रेजी क्यों पढ़ाया, तो व्हाई
डिड द टीचर टीच अस इंग्लिश। क्लियर माय फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपके सारे कंफ्यूजन सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब देख लेते हैं एक सबसे बड़े कंफ्यूजन कि अगर यही हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाए तो इसे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाए तो हमें सब्जेक्ट, ठीक है, और वर्ब, इसी के बीच में नॉट लगा देना होता है। देख लेते हैं अभी यहाँ पर नॉट लग जाएगा हमारा। देखिए यहाँ पर, क्या तुम यहाँ रोज नहीं आते हो, क्या तुम यहाँ रोज नहीं आते हो, यानी डू यू नॉट, तो सब्जेक्ट की 10 बार नॉट लगा वर्ब से पहले, यानी डू यू नॉट कम हियर डेली। क्लियर, क्या तुम यहाँ रोज नहीं आते थे, क्या तुम यहाँ रोज नहीं आते थे, यानी डिड यू नॉट कम हियर डेली। यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट लगा हुआ है। ओके, अगर आपको इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव मिले तो ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट लिखा और वर्ब लिखने से पहले यानी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट लगा देंगे तो हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस चेंज हो जाएगा। क्लियर हमारे फ्रेंड्स, तो ये भी डाउट उम्मीद करता हूँ खत्म हो गया होगा। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि ये रूल आपको ज्यादा तंग किया करते होंगे क्योंकि ये रूल कुछ डिफरेंट हैं और इंट्रोगेटिव के हैं, इसीलिए ये थोड़ा डिफिकल्ट भी है। तो दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं पहला रूल। तो हाउ मेनी, हाउ मच, व्हिच और हुज का प्रयोग हम किसके लिए करते थे, जब वाक्य में कितना कितने कितने लगे होते थे तो हम हाउ मेनी और हाउ मच का प्रयोग करते थे। हाउ मच का प्रयोग उनके साथ करते थे जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, जैसे मिल्क एग्जांपल में। हाउ मेनी का प्रयोग हम उनके साथ करते हैं जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, जैसे एग्जांपल में एप्पल्स, ठीक है, या बुक्स, किसी भी चीज जिसको हम गिन सकते हैं। व्हिच का प्रयोग कब करते हैं, जब किसी हिंदी वाक्य में कौन से ऐसे वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स लगे होते हैं तो उनके अंग्रेजी हम व्हिच का प्रयोग करते हैं। हुज का प्रयोग हम कब करते हैं, जब किसका किसके किसके लगा होता है तब हम हुज का प्रयोग करते हैं। और हाँ, कितना दूध, किसकी कार, कौन सी शर्ट, तो ये सब जो पीछे इसके जस्ट लगी होती हैं नाउन होते हैं, तो ये हिंदी में लगे होते हैं, साथ ही साथ इंग्लिश में भी लगते हैं। तो जब इन्हें हम आगे करते हैं तो साथ ही साथ इनको भी यहाँ पर लगा देते हैं। उसके बाद फिर हम लिखते हैं डू या डज यानी हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखते हैं सब्जेक्ट B1 प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेम प्रोसेस यहाँ पर भी अप्लाई होगा। हाउ मेनी, हाउ मच, व्हिच और हुज, फिर नाउन लिखते हैं। अब चूंकि हमारा हेल्पिंग वर्ब चेंज है तो यहाँ पर केवल चेंज हो जाएगा और सब कुछ रहेगा सो सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर मेरे फ्रेंड्स, अब जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, पिताजी रोज कितना पानी पीते हैं। ठीक है, तो ते हैं लगा यानी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हाउ मच, मच इसलिए लगेगा क्योंकि हम पानी को गिन नहीं सकते, तो हाउ मच वाटर। ठीक है, वाटर हमारा नाउन हो गया यहाँ पर। तो डज द फादर, हाउ मच वाटर डज द फादर ड्रिंक एवरी डे। क्लियर, पिताजी रोज कितना पानी पीते थे, तो हाउ मच वाटर डिड द फादर ड्रिंक एवरी डे। क्लियर, ठीक है, वह यानी बच्चे कितना सेब खाते हैं, तो हाउ मेनी एप्पल्स डू द चिल्ड्रन ईट। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं बच्चे कितना आम खाते थे, यानी हाउ मेनी मैंगोज डिड द चिल्ड्रन ईट। क्लियर, अब बचा क्या, व्हिच। ठीक है, वह कौन सी शर्ट पहनता है, यानी व्हिच शर्ट, ठीक है, डज ही वियर। ठीक है, वह कौन सी शर्ट पहना, यानी व्हिच शर्ट डिड ही वियर। ठीक, वह किसकी कार लाता है, यानी whose car does he bring। वह किसकी कार लेकर आया, यानी whose car did he bring। क्लियर माय फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ इनसे सारी कंफ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगर नेगेटिव होगा तो कहाँ पर लग जाएगा भैया, सब्जेक्ट के 10 बार नॉट लगेगा। यहाँ पर देख लीजिए, मैंने अभी आपको बताया है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच नॉट लग जाएगा। अब ये फोर्थ है, हु का अपना सेपरेट ही रूल होता था। हु क्या होता था, क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट होता था। जैसे यहाँ पर देखेंगे हु प्लस B1 या B5 प्लस ऑब्जेक्ट। B1 का प्रयोग कब करते थे, जब केवल एक कौन होता था। ठीक है, जैसे यह लैंप कौन जलाता है, लाइट्स दिस लैंप। ठीक है, लैंप किसने जलाया, तो हु। ठीक है, हमारा हु हो गया। अब जलाना का क्या हो जाएगा, लाइटेड। अब क्या जलाया, दिस लैंप। तो भैया इसमें B1 और B5 को मात्रा तो है नहीं, या फिर सिंगुलर हो प्लूरल का, तो सभी के साथ B2 लगता है तो इसके साथ भी B2 लगेगा, चाहे कौन हो या फिर कौन हो। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देख लेते हैं हमारा नेगेटिव अगर इसी का हो जाए। ठीक है, तो यह लैंप कौन नहीं जलाता है, यानी हु डज नॉट लाइट दिस लैंप। और यह लैंप कौन नहीं जलाता है, यानी हु डू नॉट लाइट दिस लैंप। यह लैंप किसने नहीं जलाया, यानी हु डिड नॉट लाइट दिस लैंप।
या लैंप किसने नहीं जलाया, हु डिड नॉट लाइट दिस लैंप, यानी सेम ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारी कंफ्यूजन सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे इस रिवीजन के साथ, और कोई भी कंफ्यूजन कोई भी डाउट नहीं बचा होगा हमारा परसेंटेज फिट और पास फिट टेंस से रिलेटेड। तो दोस्तों तैयार रहें कल सुबह 8 बजे अपना टेस्ट देने के लिए, क्योंकि कल है संडे और संडे को होता है हमारा वीकली टेस्ट। तो टेस्ट में आपको साबित करना है कि आपने सारी क्लासेस को देखा है, आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं और आप टॉपर बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लेजी हैं, आप कुछ काम के नहीं हैं, ठीक है। जो कुछ कर सकते हैं आप कर सकते हैं, आपके सिवा कोई कुछ कर नहीं सकता। आपसे बड़ा बलशाली इंसान दुनिया में आज तक है ही नहीं, ठीक है दोस्तों। तो आप सबसे बड़े 30 मार्क हैं समझिए, और आपको कल सुबह साबित करना है 8 बजे। तो वीकली टेस्ट देना न भूलें, टेस्ट को जरूर अटेंड करें अगर आप बनना चाहते हैं यूपी बोर्ड में इंग्लिश सब्जेक्ट की टॉपर। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे से आई होप वीडियो को आपने देखा होगा, तो इस वीडियो को पूरे फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे वीकली टेस्ट के साथ, तब तक के लिए बनेगा मेरे साथ, करते रहिएगा। सी यू टुमारो, गुड नाइट।